बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, और उसमें हम डिटेल से बात करेंगे एटमॉस्फेयर पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो मेरे बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे वेदर से। आपको बताऊंगा कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, और वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क होता है वो दोनों समझाऊंगा। उसके बाद फिर आऊंगा मैं अर्थ क्लाइमेट सिस्टम पर और बताऊंगा कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी एक रीजन का ऑन द अर्थ क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आएंगे जी एटमॉस्फेयर के ऊपर, उसको डिफाइन करूंगा, बताऊंगा क्या होता है, थोड़ी सी उसके बारे में और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। फिर हम बात करेंगे इसकी कंपोजिशन पर, ठीक है, किन चीजों से मिलकर ये बनता है, इसका रोल क्या है, क्या किरदार है जी इसका। उसके बाद फिर हम आएंगे इसकी जो लेयर है, जिसमें है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, और उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से, दैट इज वेदर। मेरे बच्चों, आपने ना दो टर्म बहुत ज्यादा सुनी होगी, एक क्लाइमेट की और एक वेदर की। क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज। ये क्या होता है, वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है? बहुत ही आसान है बेटा। वेदर कहते हैं किसी भी एक रीजन में ना एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर रहते हुए वहां की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है ना, उसको वेदर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चला गया यहां से मरी, ठीक है, अब वो एक इलाका है, वहां मैं एक दिन स्टे करता हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं, विंडो से बाहर देखा मैंने, बारिश हो रही है, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, जैसे आजकल सर्दी है, ठीक है, तो टेम्परेचर लो है, ये भी क्या एक कंडीशन है। हवा तेज चल रही है, ये भी एक कंडीशन है। हवा का दबाव बहुत ज्यादा है, ये भी एक कंडीशन है। इस तरह आप उस इलाके में ना एक मखसूस टाइम के अंदर रहते हुए, ठीक है, एक इलाके में एक मखसूस टाइम के अंदर रहते हुए वहां की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखते हो ना, वही एटमॉस्फेरिक कंडीशन मेरे बेटे उस इलाके का वेदर कहलाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, देख लीजिए, हेडिंग लगाएंगे वेदर, क्यों बताएंगे, वेदर इज द शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इन अ पर्टिकुलर एरिया एट स्पेसिफिक टाइम। किसी भी एक रीजन में एक मखसूस टाइम के अंदर रहते हुए वहां की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उनको वेदर कहते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब ये कि आपने थोड़ी देर के लिए उसको ऑब्जर्व किया, मे बी आपने 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीने, या साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन में आते हैं। इस ड्यूरेशन के अंदर आपने किसी इलाके का जो भी उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उनको ऑब्जर्व किया, तो वो उस इलाके का क्या कहलाता है, वेदर। फिर बात आ जाती है क्लाइमेट के ऊपर। मेरे बेटे, ये जो क्लाइमेट है ना, ये भी एक किसी खास इलाके के अंदर जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है ना, उनको ही हम क्लाइमेट भी कहते हैं। लेकिन फर्क ये है कि अब आपने शॉर्ट टर्म के लिए उस इलाके की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको डिस्कस नहीं करना, बल्कि एक लॉन्ग टाइम के लिए उसको डिस्कस करना है। एक लंबे पीरियड के अंदर हमने उसको ऑब्जर्व करना है, और वो लंबा पीरियड कितना होना चाहिए, लगभग 30 साल के करीब करीब। ठीक है, 30 साल के करीब करीब आपने एक इलाके की कंडीशंस को देखा, वहां की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देखा कि ऐसी हैं, वो क्या कहलाएगी, वो उसका क्लाइमेट कहलाएगी। ठीक है, तो अब दोनों में फर्क जरा जान लो। जब हम एक तरफ वेदर की बात करते हैं, वेदर भी एक रीजन की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, क्लाइमेट भी एक रीजन की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं। वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, और जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म कितना, कुछ 30 साल के करीब करीब, इतना लंबा डिस्टेंस हो, ठीक है, उतनी देर के लिए जो हम उसकी कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हैं वो क्लाइमेट कहला जाती है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पर डिफाइन किया है क्लाइमेट को भी। इट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये एवरेज वेदर कंडीशंस होती है। अगर सादा अल्फाज में बताऊं तो ये भी एक पर्टिकुलर रीजन की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ही हैं, बट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपने उसको ऑब्जर्व किया हुआ है। सो वेदर में और क्लाइमेट में चेंज सिर्फ इतना है कि वेदर हम शॉर्ट टाइम के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसकी बात कर रहे होते हैं, और क्लाइमेट में लॉन्ग टर्म लगभग कोई 30 सालों तक हमने उस रीजन की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उनको स्टडी किया था, या उनके बारे में हम बात कर रही होती हैं। तो ये भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, ये भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं। ये शॉर्ट टर्म में है, ये लॉन्ग टर्म में है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये एवरेज वेदर है,
ठीक है, फॉर द लॉन्ग टाइम आपने इसको ऑब्जर्व किया हुआ, ये मेरे बेटे क्लाइमेट कहलाता है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको वेदर में और क्लाइमेट में जो डिफरेंस है ना वो पता चल गया होगा कि दोनों क्या है। ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं। Weather is simply atmospheric condition. Climate is atmospheric condition. Weather is in short time. Climate is in long time. How much long? 30 साल। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरे बच्चों फिर आता है हमारे पास अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम। यहां पर ना हमने बात करनी है कि कौन से कंपोनेंट्स हैं अर्थ के क्लाइमेट के जो किसी भी एक रीजन का ऑन द अर्थ क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। यानी कौन से ऐसे अज्जा हैं जो डिसाइड करेंगे कि इस इलाके का जो क्लाइमेट है ना वो ऐसा होगा, उसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने हेडिंग लगाई है, नेक्स्ट हेडिंग आप भी अपने नोट्स में लिखिए, अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। और इसमें बताइए अर्थ क्लाइमेट्स हैव द 5 इंटरैक्टिंग कंपोनेंट्स, जिसमें नंबर 1 पे है एटमॉस्फेयर, नंबर 2 हाइड्रोस्फेयर, नंबर 3 लिथोस्फेयर, नंबर 4 क्रायोस्फेयर, नंबर 5 बायोस्फेयर। अब आप लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे किसी इलाके का जो क्लाइमेट है उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी एटमॉस्फेयर के ऊपर आ जाइए। उस इलाके की हवा कैसी है, हवा का दबाव कैसा है, हवा गर्म है या हवा ठंडी है, किस तरह की हवा है, ये डिसाइड करेगी उस इलाके का क्लाइमेट। एक चीज करेगी ना डिसाइड इस तरह से। नंबर 2 हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब ये कि उस इलाके में पानी की मिकदार कैसी है, पानी ज्यादा है, पानी कम है, वहां नहरें हैं, क्या उसमें जो है वो हवा में नमी है, क्या जमीन के अंदर पानी की मिकदार कैसी है, ये तमाम चीजें भी उस इलाके का क्लाइमेट को डिसाइड करती हैं कि उसका क्लाइमेट कैसा होगा। फिर लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब उस इलाके की लैंड कैसी है, क्या उसके अंदर जो है वो ग्रीनरी है, क्या वहां पे दरख्त हैं, क्या वहां पे पहाड़ हैं, क्या वहां पे चट्टाने हैं, क्या वहां पे सारी जमीन रेतली है, क्या वो सहरा है, क्या वो कोई इस तरह का इलाका है जहां सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके पास जरखेज जमीन है, दरख्त हैं और फसलें हैं और ऐसा इलाका है। तो ये तमाम चीजें भी उस इलाके का क्लाइमेट को डिसाइड करेंगी कि उसका क्लाइमेट कैसा होगा। ठीक है, फिर क्रायोस्फेयर। क्रायोस्फेयर मतलब उस इलाके के अंदर कहीं कोई भी आइस बॉडीज तो नहीं है, मतलब ये कि कोई बर्फ के पहाड़ तो नहीं है, कोई उसमें जो ग्लेशियर्स तो नहीं उस इलाके में, ये भी डिसाइड करेंगे उस इलाके का क्लाइमेट कैसा होगा। जैसे मैं फर्ज कर लेंगे, मैं कहता हूं कि वहां पे अगर जो है ग्लेशियर्स मौजूद है तो जाहिर सी बात है वहां पे हवा के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, वहां पे जो एवेपोरेशन का रेट है वो बहुत कम होगा, वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होगी, वहां पे एयर जो है वो डेंस होगी। तो ये तमाम चीजें डिसाइड करेगा क्लाइमेट। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है इनसे क्लाइमेट डिसाइड होता है। जैसे अगर हवा जमीन की अगर हम बात कर लेते हैं, इस लिथोस्फेयर में जमीन पथरीली है, वहां पे ज्यादा गर्मी होगी, उसके ऊपर वाली हवा की डेंसिटी कम होगी, उधर जो है वो हवा में मॉइस्चर कम होगा, उसमें नमी कम होगी। ठीक है, तो ये चीजें सारी की सारी कहां से आ रही हैं, इन फैक्टर्स को देखते हुए। ठीक है, उसके बाद बायोस्फेयर। अब बायोस्फेयर किस तरह से इफेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट को, मैं बताता हूं कैसे इफेक्ट करता है। भाई देखो, एक इलाका ऐसा जहां पे इंसानों की आबादी बहुत ज्यादा है, एक ऐसा जहां जंगल है, जानवर रहते हैं। ठीक है, अब जहां इंसानों की आबादी ज्यादा है वहां गाड़ियां भी होंगी, वहां फैक्ट्रियां भी होंगी, वहां बसें चलेंगी, वहां बाइक चलेगा आपका, वहां आप घर में लकड़ी जलाएंगे, अब उसमें घर में हीट के लिए भी उसको इस्तेमाल करेंगे लकड़ी को, आप उससे जो है वो फर्नीचर बनाएंगे, दरख्त को काटेंगे, बहुत कुछ होगा वहां पर। तो अब ये तमाम चीजें जब वहां पे होंगी तो उस जगह का एनवायरनमेंट, उस जगह की हवा, उस जगह की फिजा, और एक ऐसा इलाका जहां पर आप इंसान नहीं रह रहे, सिर्फ जानवर रह रहे हैं, वहां दरख्त ही दरख्त है, ग्रीनरी है, वहां की हवा, वहां की फिजा में फर्क नहीं होगा, डेफिनेटली फर्क होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि अर्थ के ऊपर किसी भी एक रीजन का क्लाइमेट कैसा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थ के क्लाइमेट के जो है हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं, और ये वो 5 कंपोनेंट्स है, और मैंने बता दिया वन बाय वन कि किस तरह से ये अफेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर जो आपको ये जो हमारे पास ग्लोबल क्लाइमेट है वो किस तरह से किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक दो आपकी बुक में लिखे वो भी मैं बता देता हूं। ग्लोबल क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग सन का बड़ा अहम किरदार है इसके अंदर, एंड अर्थ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू सन। अब अर्थ की पोजीशन सन के रिस्पेक्ट से कैसी है, उससे करीब है, उससे दूर है, ये भी डिसाइड करता है क्लाइमेट को। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे मैंने बताया कि भाई अब जैसे आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जलाते हैं, वहां उस इलाके में गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रियां आपने लगाई हुई हैं, तो जाहिर सी बात है उस इलाके का जो वेदर है वो चेंज होगा, जो क्लाइमेट है वो चेंज होगा। ठीक है, ओके जी, तो ये वो कंपोनेंट्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि किसी भी रीजन का क्लाइमेट कैसा होगा। सही है मेरे बच्चों। अब आ जाओ जी एटमॉस्फेयर के ऊपर। ये एटमॉस्फेयर क्या होता है?
एटमॉस्फेयर बड़ा मजे का है बेटा। ये हमारी अर्थ के इर्द गिर्द ना हवा का एक इन्वेलप है, हवा का एक गुलाफ है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी गैसें शामिल है, सही है। इस इन्वेलप को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं और यहां पर इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, एटमॉस्फेयर इज अ थिक गैसियस इन्वेलप। इन्वेलप मतलब कवर है अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड एक इन्वेलप है। और ये इन्वेलप क्यों बना हुआ है, ये इन्वेलप उड़ क्यों नहीं जाता, खत्म क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि गैसेस का भी मैस होता है, तो उसकी वजह से वो अर्थ की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती चली जा रही होती हैं, तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करके रखती है, इसलिए वो अर्थ के आसपास से जाती नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द ही रहती हैं, ठीक है। ओके, अब उसके बाद एक जो बात कर लें इसके फैलाव की, किस हद तक ये फैला हुआ है, तो नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन कोई 80,000 किलोमीटर तक अर्थ की सरफेस 80,000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, इट इज एक्सटेंडेड अप टू 80,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। बट याद रहे कि 97% जो गैसेज है एटमॉस्फेयर की, या जो एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम जो 97% जो उसके अंदर मिकदार है, एटमॉस्फेयर क्या है, गैसेज है ना, गैसेज का एनवेलप है अराउंड द अर्थ, तो जो 97% गैसेज है ना वो जस्ट आपकी अर्थ की सरफेस से 30 किलोमीटर के रीजन के अंदर अंदर ही रहती है। 97% एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड अप टू 30 किलोमीटर ऑफ द हाइट। कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ कह लीजिए या ग्राउंड कह लीजिए, ठीक है। ओके जी, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं इसकी कंपोजिशन में अपने मेरे बच्चों ये बताना कि ये एटमॉस्फेयर जो एक पूरा हवा का गुलाफ तो है हमारी जमीन के इर्द गिर्द, इसमें कौन कौन सी गैसेज शामिल है मेरे बच्चों। इसमें हमारे पास नाइट्रोजन होती है, इसमें ऑक्सीजन होती है, इसमें आर्गन होती है, इसमें मीथेन होती है, इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, इसमें और बहुत सारी गैसेज होती हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% oxygen, 0.9% argon, and few other gases like carbon dioxide, methane, ozone, water vapors वगैरह और भी कुछ गैसेस होती हैं, मगर उनकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, इसलिए हमने उसको यहां पे मेंशन नहीं किया, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, रोल। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है कि भाई क्या किरदार है जी इस एटमॉस्फेयर का, ठीक है, वो आपने रोल बताना होता है। तो अब जरा बात ध्यान से सुनिए, अक्सर बच्चे मुझसे सवाल कर रहे थे, सर क्या जो आपने बोर्ड पे लिखा है क्या हम सारे का सारा वो पेपर में इसी तरह लिख सकते हैं एज इट इज, तो ये लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट हमेशा ये करता हूं कि मेरे पास ये जो नोट्स होते हैं ये थोड़े से शार्ट होते हैं, मैंने सिर्फ टू द पॉइंट लिखा होता है, कंसेप्ट सारा होता है उसके अंदर, कोई चीज मिस नहीं होती, लेकिन ये है कि थोड़ा शॉर्ट टू द पॉइंट लिखा होता है। बट आप लोग जब पेपर में लिखा करो थोड़ा सा उसको फैला के लिखा करो, मैं बताता हूं कैसे फैला के लिखना है, ठीक है। अब ये सारा वैसे ही चलेगा, ओके है, लेकिन जो रोल है ना इसका, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको मैंने जरा ज्यादा उसको समरी की फॉर्म में लिख दिया, वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे आपने लिखना है, बाकी सारा चलेगा। अब किरदार में सबसे पहला पॉइंट, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। अब ये जो हमारे पास अर्थ के एक गुलाफ है ना, तो सन से आने वाली जो रेडिएशन है ना उसके अंदर बहुत सारी ऐसी रेडिएशन है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, जिसमें एक्सरेज भी होती हैं, ठीक है, उसमें और हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। अब वो अगर हमारी अर्थ के ऊपर आ जाएंगी तो हमारे लिए नुकसानदेह है, तो इसलिए हमने उससे बचना है। तो वो हमें एक शील्डिंग प्रोवाइड करती है, ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और हाई एनर्जी रेडिएशन और जो डेंजरस रेडिएशन है उससे, ताकि वो अर्थ के ऊपर ना आए और हम सेफ रहें। तो अब मैंने क्या पॉइंट लिखा, मैंने लिखा प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। अब आपने थोड़ा सा इसको फैलाना है, कहानी बनाना तो आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से आती है। मेन कीवर्ड मैंने बता दिया कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अब आपने, मैं एक एग्जांपल देता हूं तो कैसे लिखना है, आपने इसमें एग्जांपल बता देनी है कि भाई जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है अराउंड द अर्थ, उसके अंदर जो है कुछ ऐसी गैसेस मौजूद होती हैं जो कि सन से आने वाली जो डेंजरस रेडिएशंस होती हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसको अर्थ के ऊपर आने नहीं देती, तो हम सेफ रहते हैं। ये बात हो गई। मैंने क्या लिखा, एक छोटा सा पॉइंट, आपने उसको एलिब्रेट कर दिया सही से। उसके बाद दूसरा, प्रोवाइड गैस फॉर द लिविंग थिंग्स। अब ये देखो, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। अब आपने उसमें लिखना है कि भाई देखिए, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं। लाइक देखो, मैं इंसान हूं, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो मुझे ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, एटमॉस्फेयर से मिलेगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो मैं जो एयर को इनहेल करता हूं उसमें ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन मैं अपनी बॉडी में लेके जाता हूं, ठीक है, और मैं जिंदा रहता हूं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो मैं जी नहीं सकूंगा। इसी तरह जितने भी जानदार हैं जो कि सांस लेने वाले, उनको ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद सिर्फ इंसान नहीं, ये जो हमारे पास दरख्त हैं, जानवरों की बात छोड़ देते हैं, अभी हम दरख्तों पे आ जाते हैं।
तो दरख्त जो है उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो कहां से मिलेगी? वो भी इन्वायरमेंट से मिलेगी। जो हमारी इर्द गिर्द एयर का गुलाब बना हुआ है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है। प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने अपना फूड प्रिपेयर करना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उनको उसी से मिल जाती है, एटमॉस्फेयर से। हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मिल जाती है। तो बताओ ना फिर फायदा हुआ कि नहीं? तो मैंने छोटी सी पॉइंट लिखी है, आपने इसको एलिब्रेट करके लिखना है। इट मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर। अब ये अगर ना होता एटमॉस्फेयर, तो अर्थ के टेम्परेचर में सडन वेरिएशन आती है डे एंड नाइट की वजह से, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती थी, इंसान के लिए कह लीजिए कि सूटेबल नहीं थी। तो हमने उसको भी बचाना है, उससे बचने के लिए हमें हेल्प प्रोवाइड करता है जी एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये टेम्परेचर के अंदर जो वेरिएशन है ना, सडन वेरिएशन, उससे बचा लेता है। ठीक है, और मेंटेन रखता है अर्थ का टेम्परेचर। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट कमिंग फ्रॉम द सन एंड कीप्स द अर्थ वार्म। अब इसको आप लिखोगे भाई देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो मेन गैसेस हैं जो कि अर्थ के अराउंड इन्होंने एक जो है वो एनवेलप सा बनाया हुआ है, एक ग्रीन हाउस गैस कहते हैं इसको हम। ठीक है, ये क्या करती हैं, सन से आने वाली जो रेडिएशन है, एनर्जी जो आ रही है, उसको अपने अंदर से अलाउ करती है कि वो पास कर जाए। पास करने के बाद फिर वो अर्थ पे टकराती है, अर्थ पे टकराने के बाद जब वापस जाती है तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये सन से आने वाले रेडिएशन को अपने अंदर से गुजरने तो देती है कि गुजर जाओ और अर्थ के ऊपर आ जाओ, लेकिन अर्थ से टकराने के बाद जब वो वापस जाना चाहती हैं तो फिर वो जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? कि आते हुए उनकी वेवलेंथ शॉर्टर थी, एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन अर्थ से जब वो निकल के वापस आई हैं टकराने के बाद, तो फिर उनकी वेवलेंथ क्या हो गई है, लॉन्गर हो गई है, एनर्जी कम हो गई है। अब वो उस ग्रीन हाउस गैस की जो लेयर है उससे निकल के बाहर जा नहीं सकती और अंदर ही ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है बेटा, ओके जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी हम। विदाउट एटमॉस्फेयर देयर विल बी नो क्लाउड्स एंड रेन। अब ये जो हमारे पास वेदर की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, बारिश हो रही होती है, इसके अलावा जो क्या कहते हैं जी इसको, और क्या था, क्लाउड्स वगैरह की फॉर्मेशन है, ये भी इस एटमॉस्फेयर की वजह से। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो ये क्लाउड फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं थी, आपके पास रेन का भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जी, विदाउट एयर अर्थ वुड बी साइलेंट। वाह, देखो हम बोलते हैं, करीब वाला बंदा सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि हमारे और उस बंदे के दरमियान हवा मौजूद है। हवा क्या है? एटमॉस्फेयर है ना। एटमॉस्फेयर क्या था? गैसेस का मिक्सचर है जो कि अराउंड द अर्थ पाया जाता है। अब ये एयर मौजूद है, इस एयर की मौजूदगी की वजह से साउंड एक बंदे से दूसरे बंदे तक जा सकता है, तो वो सुनता है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता, ये एयर ना होती, ठीक है, तो फिर बताओ कैसे हम बात करते? हम बोलते पास खड़ा बंदा भी इसको सुन ना सकता, तो अर्थ कंप्लीटली क्या हो जाती? साइलेंट हो जाती। अर्थ क्या साइलेंट हो जाती? कोई बंदा जीता ही ना, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए हमें जीने के लिए। ठीक है, तो इसलिए भी जरूरी है। उसके अलावा जी, प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द स्मॉल मेटेरियर्स। अब मेटेरियर्स से भी हमारी अर्थ को सेव रखती है, लेकिन स्मॉल साइज के, बड़े साइज के नहीं। जब वो अर्थ के करीब आ रहे होते हैं तो एटमॉस्फेयर के पास आते हैं, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जब वो आते हैं तो उनके अंदर से ड्यू टू एयर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा वो जल जाते हैं और उनकी जो डिकम्पोजिशन हो जाती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर सेपरेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और इस तरह से वो बड़ा जो एक कह लीजिए ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऊपर गिर के नुकसान पहुंचा सकता था, उसके नुकसान को कम कर दिया जाता है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद फिर आ जाइए इसकी डिफरेंट लेयर्स के ऊपर। अब जो एटमॉस्फेयर है ना हमारा, इसकी 5 लेयर्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहली लेयर को कहा जाता है जी ट्रोपोस्फेयर, जो जमीन की सरफेस से स्टार्ट होती है और तकरीबन कोई 16 किलोमीटर तक। ये 16 किलोमीटर फिक्स नहीं है, हर जगह एक जैसी नहीं है। ये लगभग कोई तकरीबन 16 से 20 किलोमीटर के दरमियान जो है ये रहती है, बल्कि 12 से 20 के दरमियान रहती है। ठीक है, तो कुछ जगह है वहां पर इसकी मिकदार बहुत कम होती है, कुछ जगह जहां पर इसकी मिकदार थोड़ी ज्यादा होती है। सही है, तो एक जैसी नहीं है। बहरहाल ये है कि आपकी बुक वाले ने 16 लिखा, तो मैंने भी 16 मेंशन कर दिया है। ठीक है, कि ये आपके पास एक एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर है जो ग्राउंड से स्टार्ट होकर 16 किलोमीटर तक जाती है, और ये वो लेयर है जिसके अंदर सारी जिंदगी जो है वो जी रहे होते हैं लोग, ये जानवर, इंसान, परिंदे, सब इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप जमीन से ऊपर की तरफ जाएं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, तो टेम्परेचर की जो वेरिएशन है वो इस तरह से होती है कि टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। ठीक है, अच्छा जो मैंने मेंशन किया यहाँ पर, इट इज लोएस्ट लेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम ग्राउंड टू 16 किलोमीटर। ठीक है, जमीन से लेकर 16 किलोमीटर तक ऊपर जाती है। इन दिस लेयर वी लिव एंड वेदर वगैरह जो है वो अकर होते हैं। एज वी मूव अपवर्ड टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू -56 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हम सूरज से करीब जा रहे हैं, तो ये क्या बात हुई? टेम्परेचर बजाय जो है वो
बढ़ने के ये कम हो रहा है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन मेरे बच्चों ये है कि जब जो एयर है ना जो थोड़ा सा दूर है अर्थ की सरफेस से, और वो एयर जो सरफेस ऑफ अर्थ से करीब है, ठीक है, अब जो करीब सरफेस है उसको एक तो सन से आने वाली रेडिएशन को उसको वार्म अप कर रही है, दूसरा जब वो जमीन पे पड़ती है जमीन गर्म होती है, जमीन से रेडिएशन निकल के जाती है वो भी इसको गर्म करती है, तो जो एयर जमीन की सरफेस से करीब है वो ज्यादा गर्म होती है क्योंकि उसको दोनों तरफ से हीट मिल रही है, सन से आने वाली रेडिएशन भी गर्म कर रही है, अर्थ भी गर्म कर रही है, और जो ऊपर है उससे थोड़ी दूर जाती है, या यही अगर गर्म होने के बाद ऊपर उठती हैं और ऐसे फैलती हैं तो गैस फैल के ठंडा हो जाती है, तो ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, तो इनका फैलाव बढ़ता चला जाएगा और ये ठंडी होती चली जाएंगी। इस वजह से ऊपर मौजूद गैसेस जो हैं वो उनका टेम्परेचर लो होता है, जो गैसेस अर्थ की सरफेस से करीब हैं उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। मैंने वजह बता दी है कि सिर्फ ऊपर वाली को सिर्फ सन से हीट मिल रही है और नीचे वाले को सन के साथ साथ अर्थ से भी रिफ्लेक्ट बैक होकर आने वाली हीट मिल रही है, दैट्स व्हाई अर्थ के करीब करीब एयर जो है वो ज्यादा गर्म होती है। तो जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ठीक है बेटा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद फिर सेकंड लेयर आती है जी स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये इसके बाद शुरू होती है, यानी 16 किलोमीटर पे ये खत्म हुई, अब 16 किलोमीटर से ये ऊपर चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अबव द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द 16 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर इट इज स्ट्रेटोस्फेयर, इसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। सेकंड लेयर है ये, कहां से शुरू होती है? 16 किलोमीटर, कहां पर जाएगी? 50 किलोमीटर तक चली जाएगी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर वो लेयर है जो कि सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है उनको ब्लॉक करती है, उनको रोक लेती है और उनको आगे जाने नहीं देती। अगर वो अर्थ के ऊपर आ जाए तो वो कैंसर की वजह बनती है, इसलिए उनको उधर ही रोक लिया जाता है ओजोन के थ्रू, ठीक है, और हम लोग सेफ रहते हैं, ठीक है। तो मैंने मेंशन किया ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन दिस रीजन which protect us from the ultraviolet radiations, okay। उसके बाद फिर लास्ट में टेम्परेचर इंक्रीजेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम -56 डिग्री सेंटीग्रेड टू -2 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग इतना टेम्परेचर में वेरिएशन आती है। अब देखो नीचे से ऊपर मजीद ऊपर जा रहे हो आप, लेकिन अब की बार क्या हुआ? अब की बार टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, -56 से -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। अब बच्चे फिर सवाल करेंगे सर अब क्यों बढ़ गया टेम्परेचर? वो इसलिए बढ़ा इसके अंदर क्योंकि यहां पर ओजोन लेयर होती है, वो ओजोन लेयर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है ना, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये रीजन है कि इस जगह पे आके जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। इससे पहले जब जमीन से स्टार्ट किया था हमने, ऊपर जा रहा है टेम्परेचर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, एक लेयर खत्म हुई दूसरी लेयर शुरू हुई, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ओजोन लेयर मौजूद है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, जिसकी वजह से वहां पर गर्मी हो जाती है, ठीक है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद फिर हम आगे आ जाते हैं जी मेसोस्फीयर के ऊपर। अब ये मिडल लेयर है, ठीक है। अबव द स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम 50 किलोमीटर, क्योंकि ये 50 किलोमीटर पे एंड हुई है ना, अब ये 50 किलोमीटर से शुरू हो जाएगी, फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 136 किलोमीटर रीजन इज अ मेसोस्फीयर, ठीक है। ये टोटल इंफॉर्मेशन है मेरे बच्चों कि 50 पे वो खत्म हुई, ये 50 से 136 तक जो तीसरी लेयर आएगी उसका नाम है मेसोस्फीयर, ठीक है। अच्छा, मेटेरियल्स बर्न आउट इन दिस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मैंने बताया था ना कि वो शहाबिये जो आ रहे होते हैं या जो कुछ पार्टिकल या कुछ ऑब्जेक्ट जो कि आ रहे होते हैं अर्थ की तरफ, तो वो उसकी फिजा के अंदर आते ही वो जल जाते हैं और वो डिकम्पोज हो जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाते हैं और वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते अर्थ के ऊपर आके, तो वो बेसिकली इस रीजन के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। और टेम्परेचर डिक्रीज इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम -2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 86 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पे फिर टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर -86 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि इससे पीछे वाले रीजन में तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने वाली जो एक ओजोन मौजूद थी उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा था, इसके ऊपर तो ओजोन नहीं होती ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसलिए यहां टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ेगा, -86 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। कहां से? -2 से -86 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेयर आती है हमारे पास बेटा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर अब इसके नाम से जाहिर है, ठीक है, कि यहां पे टेम्परेचर हाई होगा। थर्मोस्फेयर क्या है? अबव द मेसोस्फेयर 136 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक का जो रीजन इससे ऊपर आता है, यानी 136 से 600 किलोमीटर तक का रीजन है, इस एटमॉस्फेरिक लेयर को मेरे बच्चों हम कहते हैं थर्मोस्फेयर, ठीक है। इट इज द रीजन वेयर द अरोरा अकर ड्यू टू सोलर रेडिएशन। अब ये क्या होता है जी अरोरा? देखो सन से आने वाली जो रेडिएशन है
ठीक है, उनमें समटाइम जो है वो कुछ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी आ जाते हैं, वो फिर एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद जो गैसेस हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है। और समटाइम जो है वो पोलर रीजन्स के अंदर ना नाइट में वो एक क्लियर सा एक कलरफुल इमेज सा नजर आ रहा होता है, मतलब कलरफुल लाइट दिख रही होती है आसमान के ऊपर, उसको हम अरोरा कहते हैं। ठीक है, तो ये इसी वजह से बनता है क्योंकि सन से आने वाले जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो गैसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अच्छा जी, so it is the region where the auroras occur due to the solar radiations. Temperature increases in upward direction from -86 डिग्री सेंटीग्रेड to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे ये जो दरमियानी रीजन आया था ना, ये स्ट्रेटोस्फेयर का, वहां पर मैंने बताया था कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया था। अब ये वाला जो रीजन है ना, यहां पर इससे भी हाई एनर्जी वाली रेडिएशन जो है वो अब्जॉर्ब होती है, जिसके अंदर एक्सरेज आ जाती है। ठीक है, अब वो रेडिएशन वहां पे अब्जॉर्ब होती है जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर लगभग कोई हमारे पास 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ठीक है, इस वजह से यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। सही है, उसके बाद फिर लास्ट लेयर पे आ जाओ मेरे बच्चों, एक्सोस्फेयर। ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट, यानी सबसे बाहर वाली, एग्जिट वाली, जो सबसे एंड पे होती है। ठीक है ना, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 600 किलोमीटर टू स्पेस, यानी कि जहां वो एक पिछली खत्म हुई है ना 600 पे, उससे ऊपर कितना आगे, आखिर तक, यानी जहां तक एक एयर मौजूद है वहां तक जाएगी, उसके बाद स्पेस शुरू हो जाएगी। उससे पहले पहले जो है ना, ये जो लेयर है वो मौजूद होती है और उसका टेम्परेचर वैसे एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है, और वो डिपेंड करता है कि कितना क्लोज है अर्थ से ये आपकी जो अर्थ है। ठीक है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर मैंने यहाँ पे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन कर दिया हुआ है। अब मेरे बच्चों यहां पर ना एक चीज याद रखें, मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है, देखिए यहां पर जो है ना ये पॉइंट 0 है, इससे इधर इधर पॉजिटिव, इससे इधर इधर नेगेटिव टेम्परेचर है। ठीक है, इधर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर आएंगे टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, अब ये पहला रीजन ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सो को डिस्कस नहीं करना हमने, बस इन 4 को डिस्कस करना है। तो देखिए ये यहां पर ना हमारे पास एक सिग्मा की जैसी शेप बन रही है, इसलिए ये बनाया ये ग्राफ ताकि आपको चीजें याद रहें। ये देखिए सिग्मा, जैसे ये सिग्मा होता है ना, ये देखिए ये ऐसा सिग्मा लाइक शेप, ऐसी सिग्मा लाइक शेप जो है वो यहां पे बन रही है। तो पहले ये देखिए, ये नेगेटिव साइड है, इधर आने का मतलब है कि टेम्परेचर में डिक्रीज आ रहा है। तो जब आप ट्रोपोस्फेयर में नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर में डिक्रीज आता है, फिर आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं टेम्परेचर में इंक्रीज आता है, फिर आप उसमें चले जाते हैं जी, ये नेक्स्ट कौन सा, मेसोस्फेयर, उसमें फिर टेम्परेचर में इंक्रीज आता है, फिर आप थर्मोस्फेयर में जाते हैं, उसमें फिर नहीं सॉरी, इधर डिक्रीज आया, इधर फिर इंक्रीज, क्योंकि इधर आएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज, उधर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज, इधर डिक्रीज उधर इंक्रीज, क्योंकि उधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। तो ये इस तरह सिग्मा बनता है। तो पहले रीजन में टेम्परेचर में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, फिर डिक्रीज आ रहा है, फिर इंक्रीज आ रहा है। तो ये मैंने एरो भी बनाए हुए, ठीक है, इसमें डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इसको याद रख सकते हैं। सिग्मा जैसी इसकी शेप है वो ज़हन में रखें आप, ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है मेरे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।